नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये मई महीने का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी करा दिया है, ये होगा सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसको वाइट ड्रैगन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? वाइट ड्रैगन। हालांकि इसका मेनली नाम जो है वो बैकलॉन्ग है, लेकिन वाइट ड्रैगन के नाम से ये फेमस है। बैकलॉन्ग है इसका नाम। ये कहाँ पे ओपन किया गया है? वियतनाम में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका लेंथ है करीबन 632 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ऑन एन एंड्रॉयड ऐप शैली। ये जो शैली एंड्रॉयड ऐप है, इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है केरल गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। शैली ऐप के थ्रू बेसिकली जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उनको डायग्नोज और कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि देखिए, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं लोगों को जो नॉर्मली उनको परमानेंटली रहती है, ठीक है, वो बीमारी ठीक नहीं होती है, परमानेंटली रहती है। बस ये होता है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है। तो उस तरह की बीमारियां जो भी पहले से है, मेडिकल चेकअप उकअप के बाद वो क्या है कि वो सबका आपका डिजिटल डेटाबेस ये शैली ऐप पे अवेलेबल होगा, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होगा कि वो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बार बार चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पहले से ही पूरा हिस्ट्री उसका समझ जाएगा। डॉक्टर देख लेगा, पता कर लेगा कि हाँ पहले आपको कौन कौन सी बीमारियां थी, कौन सी ठीक हो गई हैं और कौन सी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन चुकी है। पिनरई विजयन हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला और आरिफ मोहम्मद खान हैं गवर्नर ऑफ केरल। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया हैज़ इनॉग्रेटेड 3 डेज स्वास्थ्य चिंतन शिविर। तो ये जो 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया ने? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था केवड़िया में, और केवड़िया है गुजरात में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर के दरमियान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी रिलीज़ किया है मनसुख मांडविया ने, ठीक है, जो कि ये 5th वर्जन था, 5th एडिशन था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसके तहत ये मालूम चला कि भारत देश का जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट वो अब 2 हो चुका है। यानी कि एक आइडियल फर्टिलिटी रेट जिसमें कि एक देश की जनसंख्या बैलेंस रहती, ठीक है, मतलब जितनी जनसंख्या की मौत हो रही है उतनी जनसंख्या पैदा भी हो रही है, उस तरह से बैलेंस होती, उसके लिए आइडियल जो टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 हो चुका है, यानी कि फर्टिलिटी रेट गिर गया है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली थी वो 2050-60 तक जनसंख्या में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो एक किताब है इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। तो इस किताब को किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 37th एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर यहाँ पे किया गया था, और बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो पीसी लाल के लिए यहाँ पे एयर मार्शल पीसी लाल जो थे उनको ट्रिब्यूट भी दिया हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। पीसी लाल कौन थे? तो ये पीसी लाल यानी कि
एयर चीफ मार्शल प्रताप प्रताप चंद्र लाल। ठीक है, प्रताप चंद्र लाल जो थे ना, जब हमने 1965 का जो वॉर लड़ा, इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध थी, उस वक्त जो भारत के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो कौन थे? तो पीसी लाल, प्रताप चंद्र लाल थे उस वक्त वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और आपको मालूम है वाइस जो होते हैं वही फिर जाकर चीफ भी बनते हैं एयर स्टाफ के। तो फिर जब 1971, ठीक है, 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ, तो उस वक्त ये बन चुके थे भारत के 7th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, 7th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो अपने आप में, क्योंकि युद्ध के दरमियान इन्होंने भारत के एयर सैनिक को, इन्होंने एयर सोल्जर को, इन्होंने एयर फोर्स को लीड किया, तो एक अपने आप में ये अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो इन्हीं पे ये बुक लॉन्च करी गई है, इंडो पाक वॉर 1971। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजिलेंट। इसको लॉन्च किया गया है किस लिए? स्मगलिंग इन ट्रेन्स। जो ट्रेन में स्मगलिंग होता है, किसी भी जो गोल्ड हो या फिर कोई ड्रग्स वगैरह हो, ठीक है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन विजिलेंट शुरू किया है। किसने? आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ही अमानत लॉन्च किया था, जिनके सामान वगैरह खो गए हैं उसको लौटाने के लिए। आरपीएफ का ही एक मिशन था, मिशन जीवन रक्षा। ठीक है, जो भी ट्रैफिकिंग, लोगों की जो ट्रैफिकिंग होती थी, तस्करी होती है, मानव तस्करी, उसको रोकने के लिए। तो पहली वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये पहली ब्लैक वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं। कौन है ये? कैरियन जीन पियरे। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये पहली LGBTQ+ पर्सन भी हैं जो इस रोल के लिए, यानी कि ये बनी है वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी। वाइट हाउस आपको पता होगा पार्लियामेंट ऑफ, यानी प्रेसिडेंट हाउस है अमेरिका का। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 मई को। ऑब्वियसली एथलीट्स को, यानी फिटनेस को प्रमोशन देने के लिए, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैलेसीमिया एक बीमारी है, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि ये जो बीमारी होती है वो पेरेंट से आती है। ठीक है, ये जन्मजात ये बीमारी होती है, बाय बर्थ ये बीमारी होती है, डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है बॉडी में वो बनता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम बनता है, जितना बॉडी को रिक्वायर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा कम बनता है। मतलब एक तरह से आप कहें कि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस साल यानी 2022 का थीम क्या रखा गया है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का? बी अवेयर, शेयर, केयर। इतना याद रखिए। वैसे बहुत ही बड़ा है, जैसे वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। लेकिन अगर इतना आप थीम याद रखते हो तो बाकी आप ऑप्शन से आराम से टिक आउट कर पाओगे। इसे इतना बड़ा थीम आपको देगा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। तो सीवर आपको पता होगा ये नाला एक तरह से अब होता है। तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है ये लॉन्च किया है किसने, इम्प्लीमेंट किया है किसने? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। ठीक है,
और देश में 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो एक तो दिल्ली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, एक पुदुचेरी जहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, बाकी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। फिर देखिए, अब ये जो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना है, ये आखिर किस लिए है? इसके तहत जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो ईस्ट दिल्ली को, ठीक है, पूर्वी दिल्ली को ये प्रोवाइड करेंगे 25,000 हाउस होल्ड। जो भी 25,000 हाउस होल्ड हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी 100% फ्री सीवर कनेक्टिविटी। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होगा कि जो घरों से कचरा, गंदे पानी जो निकलते हैं वो इस सीवर कनेक्टिविटी के थ्रू जो वेस्ट जनरेट होगा वो चला जाएगा यमुना विहार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, और यहाँ से ये क्या होगा, ये इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको शुद्ध किया जाएगा इस पानी को, और इसको यूज़ में लाया जाएगा। अगर ये इस ट्रीटमेंट प्लांट में इसको नहीं लाया जाता तो जो यमुना नदी है, ठीक है, जो यमुना नदी बहती है उसमें करीबन 2.5 करोड़ लीटर्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं नालियों के वो जाकर गिरते हैं। तो उससे ये यमुना को साफ़ रखने में हेल्प मिलेगी इस ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। तो किस राज्य सरकार ने ई अधिगम स्कीम लॉन्च करी है? तो टैबलेट्स 5 लाख स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ई अधिगम स्कीम के तहत ये राज्य सरकार टैबलेट्स प्रोवाइड करेगी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, कितने? 5 लाख स्टूडेंट्स को। तो ये कौन सी सरकार है जो ई अधिगम योजना शुरू की है? यह है हरियाणा गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ई अधिगम का फुल फॉर्म भी रखा गया है, यह है एडवांस्ड डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडप्टिव मॉड्यूल्स। तो ये है ई अधिगम स्कीम। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये है संजीव कपूर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये एनसीआरटीसी को दे दिया गया। क्या है? भारत का ये पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। एनसीआरटीसी जो है ये है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। बेसिकली ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है यानी आरआरटीएस है, इसके थ्रू जो ट्रेन की स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड को बढ़ाई जाएगी और तेज़ी से ट्रेन यहाँ पे रन करेंगे। तो कहाँ पे ये? गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022? तो इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव, कोयर क्या है? अरे वही देखो, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट नारियल, जब उसको खाते हो तो ऊपर का जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, उस फाइबर को हम कोयर कहते हैं। क्या यूज़ होता है फाइबर का? इस फाइबर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जो घास फूस के टाइप का जो ऊपर का नारियल के ऊपर का जो होता है, जिसको हम लोग उखाड़ देते हैं। ठीक है, वो जो घास फूस टाइप जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फ्लोर मैट्स बनाते हैं हम लोग, जैसे पायदान वगैरह रहता है ना, उसका बनाया जाता है।
ब्रशेस बनाते हैं हम लोग, डोरमेट्स बनाते हैं, मैट्रेसेस बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ पे, क्योंकि कोकोनट आपको पता है ये तमिलनाडु वगैरह केरल में ये सब ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ही। तो यहाँ पे आंसर होगा ये जो नेशनल कोयर कॉन्क्लेव होस्ट किया है कोयम्बटूर ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोयम्बटूर आपको तमिलनाडु में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया इस कॉन्क्लेव को? तो नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्रीज द डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 वॉर एक्सरसाइजेज हैव बीन हेल्ड। तो किस देश में ये दोनों किया गया है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप का नाम दिया गया है। इस ग्रुप को बताना है कि किस ग्रुप ने ये डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। तो ये ग्रुप है नेटो कंट्रीज़ ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करीबन नेटो के 27 मेंबर्स हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्राज़ील के शहर ब्रुसेल्स में मिलेगा। ठीक है, एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल बिजनेस समिट है जिसका नाम है जीटो कनेक्ट 2022। क्या है? जीटो कनेक्ट 2022। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है। बताइए कहाँ पे ये इनॉग्रेशन किया गया है? इसका इनॉग्रेशन किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के पुणे सिटी में ये किया गया है ऑर्गेनाइजेशन। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? इसको ऑर्गेनाइज जीटो ने किया है। ठीक है, जीटो क्या है? जीटो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बिजनेस समिट का थीम रखा गया था टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो। ठीक है, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो ये थीम था इस समिट का। इस समिट में पीएम मोदी ने जो अर्थ वर्ड है, ये जो वर्ड है अर्थ, जिसका मतलब पृथ्वी होता है, इसका एक नया डायमेंशन उन्होंने दिया है। क्या है? तो यहाँ पे E4 उन्होंने बताया है कि इसका मतलब इन्वायरमेंट, मतलब अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। फिर R का मतलब इन्होंने बताया है, R मीन्स रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या है? रिसाइकलिंग। और फिर T का मतलब इन्होंने बताया है टेक्नोलॉजी। किस लिए? तो हेल्थ केयर के लिए, कि हेल्थ भी स्वास्थ्य होना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्होंने T से बताया है। और H से बताया है हेल्थ केयर। और ये छूट गया। A से एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और R फॉर रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकल कीजिए, तो रिसाइकलिंग से इन्वायरमेंट भी स्वस्थ रहेगा। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए इसके थ्रू। और H फॉर हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। ये इन्होंने इस समिट में अर्थ का एक नया डायमेंशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट माउंटेन फॉर द रिकॉर्ड 26 टाइम। 26 बार किसने माउंट एवरेस्ट को पे चढ़ाई करी है? माउंट एवरेस्ट पे 26 बार इन्होंने चढ़ाई करी है। और सबसे पहली बार इन्होंने 1994 में चढ़ाई करी थी। और ये लास्ट 26 टाइम ये इस बार यानी 2022 में इन्होंने चढ़ाई करी है।
तो ये कौन है? ये है कामी रीता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कामी रीटा एक्चुअली हम लोग के लैंग्वेज में ये यानी कि फ़ीमेल लग रहा है नाम, लेकिन ये फ़ीमेल नहीं है, बेसिकली ये जेंट्स हैं, ये नेपाल के हैं। अब इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, उसका नाम बताइए। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इसका बताया था, जिसने 8000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाला ऐसे 5 पीक्स की चढ़ाई करी है। रिकॉर्ड 5 पीक्स चढ़ाई करी है, जिसका हाइट 8000 मीटर से ऊपर ही है, ज़्यादा ही है। नाम उनका कमेंट में आपको बताना है। देखते हैं आपने पहली वीडियो को कितने बढ़िया से देखा है। नेक्स्ट है, किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ? आवा। ठीक है, तो आवा के साथ किसने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, किस लिए? तो एक ट्रैफिकिंग फ्री नेशन बनाने के लिए, यानी मानव तस्करी जो जहाँ पे एक ह्यूमन का व्यापार किया जाता है, किसी लड़की को किसी लड़के को बेच दिया जाता है, ठीक है, उससे फ्री करने के लिए, देश को उसको रोकने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Who has become the first tennis player to beat both Rafael Nadal and Novak Djokovic at the same clay court event? तो एक ही क्ले कोर्ट इवेंट में दोनों को हरा दिया। कौन सा ये पहला टेनिस प्लेयर है जिसने दोनों वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया, राफेल नडाल को भी और नोवाक जोकोविच को भी हराया सेम क्ले कोर्ट इवेंट में? ये कौन सा है? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन का टेनिस प्लेयर है, ठीक है, स्पेन कंट्रीज़, और राफेल नडाल भी स्पेन से ही बिलोंग करते हैं, और नोवाक जोकोविच एक सर्बिया से बिलोंग करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स? तो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है, यानी कि इस स्कीम के तहत एक न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। जैसे मिड डे मील है ना, मिड डे मील जो है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन एक ब्रेकफास्ट स्कीम भी शुरू किया गया है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो 1st से 5th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं, जो इस राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके स्टालिन हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन, ई ब्रोकिंग। क्या है? ई ब्रोकिंग, जो कि एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन है। इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? इस ई ब्रोकिंग डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन के तहत, इसके तहत ये एक कहिए कि अकाउंट ओपनिंग सर्विस है। डीमैट अकाउंट इसके थ्रू किया जा सकता है, ओपन किया जाता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल पेपरलेस होगा, डिजिटली ये डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा? डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग सर्विस है ये ई ब्रोकिंग, जिसको लॉन्च किया है किसने? इंडियन बैंक ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे वगैरह लगाते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट ज़रूरी होती है। डीमैट अकाउंट आपको पहले ओपन करना होता है। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्री इन 2022? तो 2022 में मियामी ग्रैंड प्री को किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस साल का जो मैक्सिमम ग्रैंड प्री है उसको मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है, जो कि रेड बुल टीम से हैं। ठीक है, और आपको पता होगा मियामी ग्रैंड प्री ये फार्मूला 1 रेस चैम्पियनशिप है, कार की रेसिंग होती है इसके थ्रू। अच्छा, ग्रैंड प्री का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार करेंट अफेयर्स में बार बार ये पढ़ते हो, बहुत लोग ये इसको पढ़ाते हैं ग्रैंड प्री। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रैंड प्री का मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में ये ग्रैंड प्री है, जिसका मतलब होता है बिग प्राइज़। क्या होता है? बिग प्राइज़। Which university has organized उत्कर्ष महोत्सव 2022 to promote the संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उत्कर्ष महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको किस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है? तो ऑब्वियसली क्योंकि संस्कृत को हमें प्रमोट करना है तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने ये महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है? ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस महोत्सव का, ठीक है, उत्कर्ष महोत्सव का थीम भी रखा गया था। क्या थीम है? ग्लोबल ओरिएंटेशन ऑफ संस्कृत स्टडीज in the new era, new educational era actually, new educational era, global orientation of Sanskrit studies in the new educational era. So our next question, National Technology Day is celebrated every year on which of the following date? तो भारत में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 11 मई को। हर साल 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम 11 मई को ही ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए 1998 में इसी दिन 11 मई को ही भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हमने 11 मई 1998 को किया था। कहाँ पे? राजस्थान का एक जगह है पोखरान, या फिर पोखरन भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि न्यूक्लियर के क्षेत्र में हमने एक कदम रख दिया था, तो इसलिए हम 11 मई को ऑब्ज़र्व करते हैं। और ये मनाया जाने लगा है अगले साल से, यानी 1999 से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट ये थीम नेशनल टेक्नोलॉजी डे का भी याद रखिए, ये मैं भूल गया। इसका थीम है इस बार का इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था रिसेंटली, वो था अशानी। ठीक है, अशानी साइक्लोन को किसने नाम दिया था? हर बार जो भी साइक्लोन आते हैं उसको कोई ना कोई कंट्री उसका नामकरण करती है। तो बताइए कि अशानी साइक्लोन का नाम किसने किया था? तो ये श्रीलंका ने किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए अशानी जो है वो श्रीलंका की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है लैंग्वेज यूज़ करती है, जिसका नाम है सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है। और इस सिन्हाला लैंग्वेज में अशानी का मतलब क्या होता है? रैत यानी तबाही।
तबाही मचाने वाला। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। कुछ वक्त पहले एक और तूफ़ान आया था जिसका नाम रखा गया था तौकते। तौकते किसने रखा था? इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। और तौकते का मतलब होता है हाईली, यानी हाईली वोकल लिजर्ड, मतलब बिल्कुल गरजने वाला कोई ऐसा छिपकली है जो बहुत ही ज़्यादा गरज रहा है। ठीक है, लिजर्ड छिपकली, या फिर कभी कभी ये मगरमच्छ के सेंस में भी यूज़ होता है। और एक याद होगा यास साइक्लोन, इसका नामकरण किया था ओमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टुक चार्ज एज वाइस चेयर एट डेनमार्क बेस्ड मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। तो एक डेनमार्क में स्थित है, डेनमार्क बेस्ड है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। इसका वाइस चेयर किसे बनाया गया है? राजेश उन्नी को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम। तो मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के थ्रू बेसिकली जो भी लैंड इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी लैंड इश्यूज़ हैं, ज़मीन का जो भी मतलब मुद्दा, जो भी ज़मीन के मामले हैं, उसको जल्दी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और जो भी मिटिगेशन किए जाते हैं उसको क्विकर वे में किया जाए, ये किया जाएगा। कुछ टाइम पहले असम गवर्नमेंट ने एक और इस तरह की स्कीम लॉन्च करी थी, सद्भावना। ठीक है, सद्भावना स्कीम। इसके थ्रू ये बेसिकली अपने राज्य में गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किस देश ने? अपना देश इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है ये कमेंस किया जाएगा नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में बेसिकली इसमें 10 जो बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा पुराने टाइम के जो 10 प्रेस्टिजियस फिल्म्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, 10 ऐसे फिल्मों को। नेक्स्ट है, रॉड्रिगो केव्स हैज़ स्वन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो रॉड्रिगो केव्स जो है वो किस देश के प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं? कोस्टा रिका। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कोस्टा रिका के कैपिटल क्या है यहाँ पे? ये आपको सैनजो मिलेगा। क्या? सैनजो। Which states पोमई inhabited areas have been declared to be drug free zone। ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया किस राज्य का? ये पोमई इनहेबिटेड एरिया। तो पोमई एक ट्राइब है, ठीक है, और ये ट्राइब आपको मेजॉरिटी पोर्शन में कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो पूरा इस ट्राइब का, ये जो पोमई इनहेबिटेड एरियाज़ है, इस टाइप का रहने की पूरी जगह, वो पूरा ड्रग फ्री जोन हो चुका है, यानी यहाँ पे ड्रग बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम। कौन सा स्कीम है? लाडली लक्ष्मी स्कीम। तो इसका दूसरा फेज़ यानी 2.0 लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार का ये लाडली लक्ष्मी स्कीम है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहली बार लाडली लक्ष्मी स्कीम को 2007 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये दूसरा एडिशन अब लॉन्च किया जा रहा है लाडली लक्ष्मी स्कीम को।
बेसिकली इसके थ्रू ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे एक लड़की को जो उसके जन्म से लेकर उसके शादी तक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें दिया जाएगा। अब यह स्कीम सुनकर आपको एक स्कीम बिहार के स्कीम याद आना चाहिए। कौन सा? कन्या उत्थान योजना, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की लॉन्च की गई ये योजना है कन्या उत्थान योजना। इसके थ्रू भी हम सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी सेम हम कर, जैसे लाडली लक्ष्मी स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की सरकार एक लड़की के जन्म से लेकर उसके शादी तक इंस्टॉलमेंट में पैसे प्रोवाइड करती है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। उसी तरह से कन्या उत्थान योजना में बिहार सरकार एक लड़की के बच्चे यानी कि जन्म लेने से उसके शादी तक का पैसे देती है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियंस हैव बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ 2022। तो देखिए पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये बेसिकली जर्नलिज़्म के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जर्नलिज़्म में भी काफ़ी सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह में, ठीक है। तो जर्नलिज़्म के फील्ड में दिया जाता है, बुक्स के फील्ड में दिया जाता है, ड्रामा के फील्ड में दिया जाता है, म्यूज़िक के फील्ड में भी पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो जर्नलिज़्म के फील्ड में, और जर्नलिज़्म में भी एक कैटेगरी आती है फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है। जर्नलिज़्म में भी काफ़ी फ़ोटोग्राफ जो खींचे जाते हैं कहीं बहुत अलग अलग तरह का, उसमें ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। कितने भारतीयों को? तो फ़ोटोग्राफ़ी के फील्ड में सिर्फ़ और सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं, और ये 4 भारतीय हैं जिनको ये फ़ोटोग्राफ़ी के फील्ड में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 4 कौन हैं? एक तो लेट हैं जो कि दानिश सिद्दीकी, जिनकी मृत्यु हो गई थी जब ये तालिबानियों का वहाँ पे अफ़गानिस्तान में पिक्चर लेने गए थे। दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, फिर है सना इरशद मट्टू, और एक लास्ट अमित दावे। ये 4 इंडियंस हैं जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। और पुलित्ज़र प्राइज़ को कंफ्यूज मत करिएगा प्रिट्ज़कर प्राइज़ से, ठीक है। प्रिट्ज़कर प्राइज़ जो है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, सिर्फ आर्किटेक्चर के फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं फ्रांसिस केरे, साउथ अफ्रीका के सिटीजन हैं, ठीक है। या फिर इनके शुरू का नाम भी याद रखिए, डेबेडो फ्रांसिस केरे। येलो ब्रिक रोड लाइक स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट द बॉटम ऑफ विच ओशन। तो किस महासागर के बॉटम में एक येलो ब्रिक रोड लाइक स्ट्रक्चर मिला है? तो ये पाया गया है पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और बेसिकली एक्सपर्ट्स लोग बता रहे हैं कि ये जो अटलांटिस शहर है वो खो गया था, ठीक है। अटलांटिस शहर वही यहाँ पे मिला है, तो ये चीज़ बताया जाए। एक किताब है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। क्या नाम है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। इसको लिखा है प्रकाश सिंह ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं प्रकाश सिंह, और इस बुक को द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इसको रिलीज़ किसने किया है?
इसको रिलीज़ किया है एम वेंकैया नायडू ने। ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पूरम फेस्टिवल, पूरम महोत्सव। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे मनाया जाता है पूरम फेस्टिवल, किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो केरल में एक देवी हैं जिनको कहा जाता है नेतालाकाऊ जो है नेतालाकाऊ भागवती। ये जो देवी हैं इनकी स्टैचू को एक एलिफेंट पे यानी कि हाथी पे बैठाकर लाया जाता है केरल में ही, कुट्टूर से थ्रिशूर तक। थ्रिशूर मंदिर है, ठीक है, यहाँ तक ये यहाँ पे कैरी किया जाता है और ये इस फेस्टिवल में होता है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबैक पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो सबसे बूढ़े, सबसे बुज़ुर्ग चेस ग्रैंड मास्टर अभी तक ये बचे, मतलब इन अभी तक और कोई भी नहीं बचा है इतना पुराना चेस ग्रैंड मास्टर। कौन, क्या नाम है इनका? यूरी एवरबैक। तो ये नाम कहाँ से है? ये बिलोंग करते हैं रसिया से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए जो मॉस्को चैम्पियनशिप हुआ था 1949 में, उसमें इन्होंने जीता था, ठीक है। और ये 1952 में ये पहली बार ग्रैंड मास्टर का टाइटल ये इन्होंने लिया था, अर्न किया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो हर साल हम नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 12 मई को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विस दी है भारत में और इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी पे हम इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इंटरनेशनल नर्स डे 2022 का थीम क्या है? नर्सेस अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। नर्सेस अ वॉइस टू लीड, अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये था थीम इंटरनेशनल नर्स डे 2022 का। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़? तो एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का एक एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, ठीक है, इलेक्शन के लिए। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो इसके चेयर के तौर पे किसे इलेक्ट किया गया है? इंडिया को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किस सेशन के लिए? 2022 से 2024 तक भारत इसका हेड रहेगा, इसको चेयर करेगा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, इन्होंने कन्फर्ट किया है द प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। तो प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड किस पुलिस को दिया गया है? असम पुलिस को दिया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असम के पुलिस को ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। और ये अवार्ड पाने वाला असम जो है देश भर में 10वां ऐसा राज्य है जिसको प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीज़न अवार्ड 2022 ऑनर?
तो द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का ये अवार्ड 2022 किसे प्रोवाइड किया गया है? यह है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति एक कंपनी है, पेन लोन, ठीक है। इस कंपनी के सीईओ हैं और ये जो कंपनी है पेन लोन, ये एक वर्ल्ड क्लास ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म है, मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। कौन? पेन लोन। इसके सीईओ हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। लेकिन गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं है, बल्कि ये भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के मदुरई से बिलोंग करते हैं और मदुरई शहर आपको मिलेगा तमिलनाडु में। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज इज़ अवॉर्डेड टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज बुक इनटू इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है। तो रोमेन रोलैंड बुक प्राइज जो है वो किस बेस्ट ट्रांसलेशन को, किस लैंग्वेज के बेस्ट ट्रांसलेशन को ये अवार्ड दिया गया है? मतलब इस लैंग्वेज से इसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये कौन सा लैंग्वेज था? ये लैंग्वेज था फ्रेंच। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, फ्रेंच में एक नॉवेल थी जिसका नाम है द मर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, द मर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। इसको ये फ्रेंच में इसको कुछ और बोला जाता है। इसको क्या किया गया है कि ट्रांसलेट किया गया है बंगाली में, जो बंगाली जो कि एक इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए ही इसको रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन दूधी। एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है जिसको किस आर्म्ड फोर्स द्वारा लीड किया गया था? देखिए, ऑपरेशन दूधी जो है वो 1991 में कंडक्ट किया गया था, ऑपरेशन दूधी, ठीक है। ऑपरेशन दूधी के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर में 72 मिलिटेंट्स हैं, एक साथ 72 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। तो इस ऑपरेशन दूधी के जो लोग थे, यानी जो सोल्जर्स वगैरह थे, उनको रिसेंटली अवार्ड सम्मानित किया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा और उन्हें कुछ हेल्प प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेशन दूधी न्यूज़ में था और ये ऑपरेशन दूधी कंडक्ट किया गया था किस फोर्स द्वारा? असम राइफल्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कहा भी जाता है कि ऑपरेशन दूधी एक उन सक्सेसफुल मिशन में था जो जिसमें सबसे बड़ा कहिए द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी था, क्योंकि 72 आतंकवादियों को यहाँ पर सरेंडर कराया गया था, 72 आतंकवादियों को मारा गया था। तो एक अपने आप में अचीवमेंट था ऑपरेशन दूधी। और यहाँ याद रखिएगा कि ऑपरेशन दूधी को तो असम राइफल्स ने कंडक्ट किया था, लेकिन ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी हमने आपको बताया, इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। विच नेशन विल होस्ट 2027 सी गेम? 2027 का जो सी गेम्स होगा वो कौन सा राष्ट्र होस्ट करने वाला है? यह है मलेशिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मलेशिया इसके पहले 2017 में भी सी गेम्स को होस्ट कर चुका है, ठीक है। और 2029 में कौन होस्ट करेगा सी गेम्स को? सिंगापुर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चारा विजयी योजना? तो चारा विजय योजना फॉर फोडर कल्टीवेशन फार्मर्स। तो फोडर कल्टीवेशन के लिए जो चारा होता है, ठीक है, जो गाय भैंस को खिलाने के लिए जो चारा यूज़ किया जाता है फोडर, उसके कल्टीवेशन पे जो काम करता है, वो जो फोडर की कल्टीवेशन खेती करता है जो फार्मर, उसके लिए ये
लॉन्च करी गई है चारा विजयी योजना। ठीक है, तो इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी 10,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को। 10,000 रुपये पर एकड़, 1 एकड़ में 10,000 रुपये प्रोवाइड की जाएगी किसानों को, ताकि वो चारा विजय योजना के तहत चारा उगा सके, चारा उगाने में उन्हें आसानी पड़े। ठीक है, तो ये सरकार है हरियाणा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मनोहर लाल खट्टर हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हरियाणा के। फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर बन गया है फिलीपींस के प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। Which company has launched new artificial intelligence chips called Gaudi 2 and Greco? तो Gaudi 2 Greco नाम का ये चिप डेवलप की, ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप है। तो इस कौन सी चिप मेकिंग कंपनी ने ये बनाया है? इंटेल। आपको पता होगा इंटेल जो है वो चिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एनवीडिया भी एक ज़्यादा फेमस है, लेकिन एनवीडिया को भी अब बिल्कुल पीछे छोड़ रहा है इंटेल। आपको पता, आपने देखा होगा, आपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई प्रोसेसर वगैरह भी इंटेल का आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंटेल है चिप मेकिंग कंपनी। हु हैज़ लॉन्च्ड कलाम वेबसाइट टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर। तो जो भी लोकल लिटरेचर हैं, लोकल साहित्य है जो लिखता है लोग, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक कलाम वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा, राजस्थान। हु हैज़ लॉन्च्ड मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये किताब है मोदी एट 20, मतलब 20 साल का इनका शासन करना हुआ हो गया। यानी कि पहले ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर ये अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। तो मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये किताब है। इसको किसने लॉन्च किया है? वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो भी क्लोज रहे हैं मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी एक कहानी है, उनके बारे में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उनकी एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो सब इस किताब में आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पायर हर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर फॉर मदर्स। तो मदर के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, माताओं के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंस्पायर हर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेरी कैंपेन है, यानी कि फाइनेंस के बारे में इन्हें जानकारी हो, इनको भी पता हो। ठीक है, माताओं को भी पता हो, इसलिए ये लॉन्च किया गया है ये कैंपेन। तो किसने लॉन्च किया है, इस ऑप्शन से आपको बताने हैं। तो ये लॉन्च किया है भारतीय एक्सा इंश्योरेंस ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए कि 8 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल मदर्स डे, और इसी तरह से 15 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। सो हु हैज़ बीन bestowed with the prestigious Royal Gold Medal 2022। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह है बालकृष्ण विठल दास दोषी। बालकृष्ण विठल दास दोषी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भारत के आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बिल्डिंग वगैरह का क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है। तो ये बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्ट हैं। और देखिए ये जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल, किसके द्वारा?
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, जो कि बेस्ड है लंदन में। और एक और हमने अवार्ड के बारे में आपको बताया था, जो आर्किटेक्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। वो कौन सा? प्रिट्जकर प्राइज़। तो 2018 में प्रिट्जकर प्राइज़ से भी बालकृष्ण विठलदास दोषी को सम्मानित किया जा चुका है। और मैं बता दूं आपको, ये पहले ऐसे इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और प्रिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन गोल्ड मेडल इन द विमेंस 100 मीटर हर्डल्स in Cyprus International Athletics Meeting 2022 at Limassol। तो साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022, इसमें विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीतकर 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ज्योति यारजी ने। ज्योति यारजी जो हैं, इन्होंने सिर्फ 23 सेकंड में ये 100 मीटर का हर्डल्स क्रॉस किया। मतलब हर्डल्स क्या होता है? मतलब जो रेस कराई जाती है, ये 100 मीटर का जो रेस था, इसमें हर्डल क्रिएट किया गया था। यानी बीच में ऐसा कुछ लगाया गया है, कुछ ऐसा लगाया गया है जिस पे यहाँ पे मतलब दौड़ते दौड़ते आपको यहाँ से उछल के पार करना है, यहाँ दौड़ते दौड़ते आप यहाँ से उछल के आपको पार करना होगा, दौड़ते दौड़ते उछल के पार करना होगा। तो ये हर्डल्स होता है। ठीक है, तो 100 मीटर के हर्डल में ये कारनामा करने वाले ज्योति यारजी, जो कि बिलोंग करती हैं भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट से। ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने किसका 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा? तो 20 साल पहले, बात करें 2002 की, अभी चल रहा है 2022, तो हम बात करें 2002 की, उस वक्त थी अनुराधा बिस्वाल। ठीक है, इन्होंने 38 सेकंड में ये हर्डल्स क्रॉस किया था। ये 38 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर का ये हर्डल जीता था। लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ा है ज्योति यारजी ने 2022 में 23 सेकंड में। इन्होंने 38 सेकंड में किया था, ये 23 सेकंड में ही ये 100 मीटर हर्डल्स पार कर चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 51, यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑब्ज़र्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। कब? हर साल 12 मई को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं? इसके पहले कौन थे? सुशील चंद्र। तो सुशील चंद्र को रिप्लेस कर दिया है राजीव कुमार ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो राजीव कुमार हैं। और जो 50th, ठीक है, 50th प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है वो किनके लीड में होगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के दरमियान होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। तो खादी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में पहली बार कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब कि जिस फील्ड के लिए ये बनाया जा रहा है उसमें एक हर तरह की फैसिलिटीज़ होगी, हर चीज़ वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यानी कि खादी कपड़ों के लिए किया जा रहा है, तो खादी से रिलेटेड हर चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होगा भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कौन सा है? न्यू दिल्ली में।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको किसने इनॉग्रेट किया? नारायण राणे। यह हैं हमारे यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी सवाल। तो बेस्ट 200 सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो था। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको भी बताइए कि हाँ, यहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स की प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड आपको की जा रही है, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।